Assalamualaikum. I am Khadim Hussain, and today we have another special topic, that is hematological disorders. This PPT is acknowledged by Sir Muhammad Yaqub, Associate Lecturer at Dow University of Health Sciences, and composed by Madam Farhana Nisar, Associate Professor and Lecturer at Dow University of Health Sciences. And today I am going to deliver this PPT, and these are our objectives, but we should skip these objects because we have to discuss all in our slides. सो ये हमारा ऑब्जेक्टिव थे। तो हम पहले तो ब्लड को पढ़ें, ब्लड की कंपोजिशन क्या है, उनकी एनाटॉमी क्या है, उनके फंक्शंस क्या हैं, वो कैसे काम करते हैं, उनकी नॉर्मल काउंट कितनी है, कहाँ से बनते हैं, लाइफ स्पान क्या है। तो तमाम से चीज़ पढ़ने के बाद इंशाल्लाह उनके जो डिसऑर्डर्स हैं आसानी से आपको समझ में आएगा। तो ब्लड है ए हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू of fluid that circulates throughout the body by the number of blood vessels in which it's contained। ये बोल रहे हैं कि इस ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। वो कनेक्टिव टिश्यू किसी ब्लड वेसल के अंदर, जैसे क्योंकि ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है तो जाहिर सी बात है इनको कोई ना कोई वेसल चाहिए। तो ब्लड ऑब्वियसली ब्लड वेसल के अंदर ये मूव करता रहता है पूरी जिस्म के अंदर, पूरी जिस्म बदन के अंदर, कहीं कितना ज़्यादातर होता है कि कितना ज़्यादातर होता है, ठीक है। तो उसी हवाले से इनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी हवाले से डिपेंड करता है कि किसी आर्गन को मतलब ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है तो डिस्ट्रीब्यूशन उस हवाले से है। द हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल ओवर बॉडी सेल्स सप्लाइंग देम विथ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स। तो ब्लड पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी, हार्ट पंप करता है ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। मसला क्यों है? वो इसलिए क्योंकि बॉडी को जाहिर सी बात है एक्टिव रहने के लिए, फ्रेश रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और एनर्जी हासिल करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हर सेल को हार्ट कैसे ऑक्सीजन न्यूट्रिशन सप्लाई करेगा, उसी हवाले से ये जैसे ब्लड सप्लाई करता है तो ब्लड के अंदर तमाम से चीज़ वो पैकेट्स की सूरत में पैक हुए होते हैं, जो चीज़ हर सेल को ज़रूरत होती है। Blood also carries proteins and platelets that let blood clot where there has been an injury। ठीक है भाई। तो हर ज़रूरियात वाली चीज़ जो कि सेल को ज़रूरत में पड़ती है, कहीं इंजरी हो गया तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती है, कहीं अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो वहीं WBCs की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन कम है तो हेमोग्लोबिन की वजह से ऑक्सीजन वगैरह मिल जाएगा। तो ब्लड की वो तमाम सी रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, जो कि किसी सेल को ज़रूरत पड़ती है कहीं भी और किसी सूरत हाल में भी ज़रूरत पड़ती है। ये तो हो गया इंजरी, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे सिचुएशन भी है जहाँ पे इन्फेक्शन है तो WBC की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक रिस्पांस और एक्शन और रिस्पांसिव वाला काम करते हैं। तो ब्लड इसी हवाले से थ्रू आउट द बॉडी मूव करती रहती है। अच्छा, उनकी खुसूसियात क्या हैं? तो उनकी जो कलर है, रेड पोर्शन ऑफ द बॉडी फ्लूइड है, ठीक है। इट इज़ हाईली अल्कलाइन फ्लूइड हैविंग pH ऑफ 7.35 से लेकर 7.45। उनकी जो pH है वो 7.35 से लेकर 7.45 तक है। इसलिए क्योंकि हम इनको अल्कलाइन फ्लूइड कहते हैं क्योंकि 7 से ज़्यादा है, क्योंकि 7 इज़ द पॉइंट ऑफ न्यूट्रलिटी, ठीक है। 7 से अबव होगा तो अल्कलाइन होगा। अच्छा, उनकी जो टोटल वॉल्यूम क्या है? द टोटल ब्लड वॉल्यूम इन नॉर्मल हेल्दी एडल्ट मेल वेट अबाउट 70 kg। देखा जाए अगर कोई स्टैंडर्ड वेट है 70 kg में तो उनको 5600 जो कि ml होगा ब्लड, एंड स्लाइटली लेस वॉल्यूम फीमेल। और फीमेल में ये जो कि है ब्लड वो बहुत कम होता है, वो क्योंकि उसी हवाले से उनकी कंपोजिशन, वेट, हाइट उसी हवाले से डिपेंड करता है। इसलिए मेल में 5600 ml है तो फीमेल में 4500 ml। इनका क्या काम है? जैसे कि एक रास्ते के तौर फ्लो करता है तो बिला वजह तो फ्लो नहीं कर रहा, लेकिन इसके अंदर कोई ना कोई चीज़ मूव करता रहता है, ट्रेवल करता रहता है। वो ट्रेवलिंग वाली चीज़ क्या है? ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी टिश्यू। हर बॉडी टिश्यू को न्यूट्रिएंट्स के पहुँचाता है, विटामिन की सूरत में, मिनरल की सूरत में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड की सूरत में। वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हर टिश्यू को देता है। वेस्ट प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्ट रिमूवल, जाहिर सी बात है जो न्यूट्रिशंस लेके जा रहा है तो वहीं पे वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो वापस रिमूव करने के लिए वापस लेके आएगा। तो गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, गैस ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। जैसे कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होता है तो वो ब्लड जब जैसे जाता है बॉडी के पास, सपोज कीजिए कि अगर लंग्स के पास जाता है तो अल्वियोला के अंदर ये ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो वहाँ पे रिटेन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस कैरी करके वापस उनको रिमूव करता है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी पीएच को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि कार्बोहाइड्रेट वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये ट्रांसपोर्ट करता है तो उसी हवाले से मेंटेन करता है।
अगर पीएच ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट को उसी हवाले से मेंटेन करेगा। डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, क्योंकि इसमें WBCS हैं जो कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट में काम करते हैं। इन्फेक्शन आ गया तो न्यूट्रोफिल वगैरह क्या कर न्यूट्रोफिल को ईट अप करेंगे ताकि हमारे बॉडी को किसी तरह की नुकसान से बचा सकें। तो ये न्यूट्रोफिल हो गया या इनोफिल बेजोफिल, ये WBC की सूरत में होते हैं और ये भी ब्लड के अंदर होते हैं। प्रिवेंशन फ्रॉम हेमरहेज का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा ब्लीडिंग से बचा लेते हैं, वो इसलिए क्योंकि इनके अंदर प्लेटलेट्स हैं। वो प्लेटलेट जाके ब्लीडिंग वाली जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं और उनके ऊपर बैठ जाते हैं ताकि ब्लड एक्स्ट्रा रिलीज ना हो जाए। अच्छा, कंपोजिशन ऑफ ब्लड की कंपोजिशन क्या है, किस तरह का बना हुआ है। ब्लड वाइन मिक्सड विथ वन एंटीकोगुलेंट इन ग्रेजुएटेड ट्यूब एंड केप्ड फॉर सम पीरियड इट्स सेपरेट टू पार्ट। ये बोल रहा है कि अगर किसी ट्यूब के अंदर आप इनको डालोगे तो वो दो हिस्सों में बन दिया जाएगा, एक जो कि लिक्विड वाला पार्ट, दूसरा वो जो सॉलिड वाला पार्ट। जो कि लिक्विड है जिसमें अंदर कोई सेल वगैरह नहीं है वो 55% है, जिसको हम सिंपली प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है भाई, प्लाज्मा जो कि लिक्विड पार्ट है ब्लड का जो कि 55% है, और दूसरा सॉलिड जो कि सेलुलर पार्ट्स हैं इसको बने कार्पास्कल्स, ठीक है, वो 45% है। अच्छा, सॉलिड में WBCS, RBCS एंड उनके अलावा प्लेटलेट्स वगैरह आ जाते हैं। अच्छा, जैसे ये ट्यूब है, जैसे कि आपने देखा होगा कि ब्लड सैंपल जैसे लेते हैं EDT ट्यूब की सूरत में, WBCS हो गया या कोई शुगर टेस्ट वगैरह करवाने के लिए, HbA1c करने के लिए, कोई भी टेस्ट हो तो ब्लड सैंपल करने के लिए वो ट्यूब लेते हैं। ट्यूब के अंदर वो तमाम से चीज़ डालते हैं ताकि वो एंटीकोगुलेंट के तौर पे काम करता है। तो इसी बात से यहाँ पे एक ट्यूब है जिसके अंदर ब्लड को लेते हैं और जिसे वो सेंट्रीफ्यूज होगा, सेंट्रीफ्यूज वाली कंडीशन में। अब यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ ये जो तमाम से चीज़ हैं, ठीक है भाई। अब ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये चीज़ जो है लिक्विड पार्ट है जिसको हम बोलते हैं भाई प्लाज्मा, ये 55% है। और उनके अलावा नीचे, क्योंकि सॉलिड वाली चीज़ है वो नीचे बाटम में मतलब कि बैठ जाएंगे, तो वो है रेड ब्लड सेल या WBC वगैरह, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि जो कि हैवी वेट रखते हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, जिसकी वेट बहुत कम है वो टॉप लिस्ट में आ जाएंगे। अच्छा, उनके बीच में प्लाज्मा और ब्लड के बीच में एक कोट है, वाइट कोट, जिसका नाम है बफे कोट। ठीक है, वो बफे कोट प्लेटलेट और वाइट ब्लड WBC के बना हुआ है। तो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे, रेड ब्लड सेल, बफे कोट, लिक्विड। ठीक है, लिक्विड है प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल है, दूसरा बफे कोट, दो चीज़ों का मिला हुआ है, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। अच्छा जी, तो नॉन सेलुलर पार्ट जिसका मतलब है प्लाज्मा, स्लाइटली येलोइश इन कलर, इनके कलर जो येलोइश होगा। स्लाइटली अल्कलाइन फ्लूइड हैविंग ए pH 7.4। ठीक है, इंस्टेंस ऑफ किस चीज़ के डिपेंड करता है, जो कि लिक्विड पार्ट है तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी होगा, वाटर होगा, जो कि 91 से लेकर 92 तक है। और सॉल्यूट्स भी हैं न्यूट्रिएंट की सूरत में, तो 8 से लेकर 9% है। अच्छा, उनके अलावा कुछ न्यूट्रिएंट्स जो कि प्रोटीन की सूरत में है, अल्ब्यूमिन हो सकता है, ग्लोबिन हो सकता है, फाइब्रोजिन, प्रोथ्रोबिन जो कि क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक क्या सब्सटेंस होता है उनके अलावा, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, ठीक है, अमीनो एसिड्स, अमोनिया और अमोनियम और क्रिएटिनिन, क्योंकि ये इनमें से कुछ सब्सटेंस जो कि है रीअब्जॉर्बेबल है और कुछ को बॉडी रिमूव करता है, जैसे क्रिएटिनिन जो है, अमोनिया, ये तमाम से चीज़ जो कि बॉडी के लिए एक टॉक्सिक के फैक्टर रखते हैं, तो इसको रिमूव करना चाहिए। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्ब, क्लोरीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फेरन, ये सेल को ज़रूरत के मुताबिक ये प्रोवाइड करते रहते हैं। ये तमाम से चीज़ इनके अंदर मौजूद हैं। उनके अलावा एंजाइम्स भी हैं, वो एंटीबॉडीज़ की सूरत में हो सकता है, पिगमेंट, बिलिरुबिन की सूरत में भी हो सकता है। वेस्ट मटेरियल, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ठीक है, तमाम से चीज़ इनके अंदर मौजूद है। ये मुकम्मल कंपोजिशन था प्लाज्मा का। अब बढ़ते हैं भाई सॉलिड या सेलुलर पोर्शन, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस्कल्स। ठीक है, दीज में सॉलिड और सेलुलर पार्ट का प्राइस ऑफ 45%। यह MCQ के लिए आपके लिए बहुत मुफीद है। एक और जो MCQ के लिए था वो बफी कोड में कौन से आप पार्टिकल हैं, ऑप्शन में आ सकता है कि भाई बफी कोड मेड अप ऑफ प्लेटलेट WBC, प्लेटलेट रेड ब्लड सेल या WBC रेड ब्लड सेल। ठीक है, तो ये तमाम से चीज़ें हैं आपको याद करना चाहिए, बफी कोड, प्लेटलेट एंड WBCS। ठीक है, उनके अलावा सॉलिड जो है तीन चीज़ों का मना है, रेड ब्लड सेल और एरिथ्रोसाइट। ठीक है, नंबर 1 जो कि मेल में इनकी जो नॉर्मल क्वांटिटी है 5 से लेकर 5.5 मिलियन पर लीटर, ठीक है, ब्लड, और फीमेल है में जो क्वांटिटी है 4.5 से लेकर 5 मिलियन पर लीटर ऑफ ब्लड। ठीक है,
तो टॉप आप देख सकते हैं कि आरबीसीज के जो कि करेक्टरिस्टिक की तरफ जा रहे हैं, उनका जो विड्थ है 7.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। उनका जो लेंथ है वही 2 माइक्रोमीटर लॉन्ग, सॉरी जिनका जो हाइट है 7.5 माइक्रोमीटर और जो विड्थ है वो 2 माइक्रोमीटर लॉन्ग, ठीक, सेक्शनल है। अच्छा, दूसरी बात इनका जो स्ट्रक्चर है वो बाइकनकेव स्ट्रक्चर है ना। तो नीचे एक लाइन लिखा हुआ है कि रेड ब्लड सेल्स जो कि बाइकनकेव शेप ऑफ रेड ब्लड सेल मैक्स पॉसिबल फंक्शन। अच्छा, ये जो पॉइंट है जो उन्होंने बताया बिल्कुल अच्छा तरह से, तो ये जो पॉइंट है, सॉरी एक मिनट, ठीक है, ये जो पॉइंट है भाई बाइकनकेव जो कि स्ट्रक्चर शेप ऑफ रेड ब्लड सेल, इसलिए ये फंक्शंस पॉसिबल हैं। इन केस ये बाइकनकेव वगैरह ना हो तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल ना हो सकेंगे, इसलिए इनकी जो स्ट्रक्चर है ये तमाम से स्ट्रक्चर्स एमसीक्यू वगैरह पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अहम अहमियत रखते हैं, आपको याद करना चाहिए। सॉरी, ठीक है। तो ये था आरबीसीएस। अब करेक्ट ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स को साइंटिफिक अल्फाज में कहा जाता है फॉर्म फ्रॉम रेड बोन मेरो। आरबीसी कहाँ बनते हैं? बोन मेरो के अंदर, वो भी रेड बोन मेरो के अंदर बनता है। दे आर नॉन न्यूक्लियेटेड मीन्स प्रोकैरियोट्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस ना हो, इनके अंदर न्यूक्लियस किसी भी तरह का नहीं है। उनका शेप स्फेरिकल है और बाइकनकेव डिस्क शेप्ड है। याद रखना, अगर इनकी बाइकनकेव डिस्क शेप अगर ख़त्म हो जाए तो ये नॉर्मल फंक्शन करेंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ इस तरह की बीमारियां हैं, डिसऑर्डर हैं, जो कि उनकी शेप चेंज करने की वजह से होता है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, वो सिकल की शेप कर लेता है, ठीक है, तो उनका शेप मैटर करता है। अच्छा, डायमीटर क्या है? 7.5 मिलीमीटर डायमीटर, 2 माइक्रोमीटर थिकनेस है, 1 माइक्रोमीटर सेंटर, ठीक है, ठीक है। 1 बाय 1 रटा मार के याद करो, क्योंकि ये पाकिस्तान के लोकल एग्जाम्स के लिए ज़्यादातर या आपके जो कि यूनिवर्सिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अहमियत रखते हैं। ठीक, दे कंटेन हेमोग्लोबिन दैट आर प्रेजेंट एट देयर पेरिफेरी। अच्छा, उनकी आपने कभी सोचा है कि उनकी जो रेड कलर है वो क्यों है? क्योंकि इसमें के अंदर एक पिगमेंट है, वो पिगमेंट का नाम है हेमोग्लोबिन, और खुद हेमोग्लोबिन का कलर रेड है, इसलिए इस आरबीसी को रेड कलर देता है, ठीक है। एट देयर पेरिफेरी का मतलब ये है कि थ्रू आउट have a normal lifespan of about 120 days, after which they are destroyed by the cells of रेटिक्यूलोएंडोथेलियल सिस्टम। अच्छा, ये जैसे बनता है तो बनने से लेकर उनका जो एंड स्टेज तक, मतलब कि जैसे ही ख़त्म होता है तो लाइफ स्पान है, जैसे कि इंसान की जो लाइफ स्पान है 50 साल, 60 साल, 70 साल, तो उसी हाल से हर चीज़ की एक लाइफ स्पान है। उस लाइफ स्पान के अंदर उनकी मुकम्मल ज़िंदगी है। जैसे कि रेड ब्लड सेल की जो लाइफ स्पान है वो 120 दिन है, जो कि 3 महीने बनते हैं, इसलिए बोलते हैं, सॉरी 3 नहीं 4 महीने बनते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई पेशेंट, कोई बंदा अगर खून देता है तो उनके लिए 4 महीना इंटरवल रखना लाजमी है। 4 महीने के अंदर किसी भी तरह भी उनको खून वगैरह देना नहीं है। हाँ, 4 मंथ से गुजर जाए उनके बाद आप दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप किसी ने अगर खून दे दिया है तो उनको जाहिर सी बात है टाइम तो लगेगा ना खून बनने के लिए, तो 4 महीने के बाद उसको देना चाहिए। डिक्रीज काउंट वालों लोअर नॉर्मल लिमिट्स कॉल्ड एनीमिया। अब एनीमिया ये जो बीमारी है ये क्वांटिटी डिक्रीज होने की वजह से, जब ब्राउन रेड ब्लड सेल की क्वांटिटी लोअर है जिसका एनीमिया, अगर ज़्यादा है तो पॉलीसिथेशिया। दूसरी बात उनकी शेप पे मैटर करता है कि भाई डिफरेंट साइज और WBCs हैं, रेड ब्लड सेल हैं, उनके हवाले से टर्मिनोलॉजी आपको याद करना चाहिए। फंक्शंस ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, तो रेड ब्लड सेल्स की क्या क्या काम हो सकता है? जैसे कि पहले जो हमने ब्लड की कैपेसिटी पढ़ते हैं वो मिक्स था, अब यहाँ पे 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। द हेल्प इन द इंटरचेंज ऑफ गैस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, सांस लेने दौरान हमें गैस की एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। वही जो कि जैसे कि गैस एक्सचेंज कैसे होता है कि अल्वीयोला और ब्लड के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की गैस एक्सचेंज होता है। इसी हवाले से क्योंकि रेड ब्लड सेल के अंदर ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन लेके जाता है टुवर्ड्स द अल्वीयोला ऑफ लंग। दे मेंटेन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, ब्लड की अब विस्कोसिटी का मतलब ये है कि थिकनेस या थिननेस, डेंसिटी कितना है। जैसे कि हमने हेमाटोक्रोसाइट को पढ़ते हैं भाई डेंस की सूरत में, विस्कोसिटी की सूरत में, तो ज़्यादा अगर विस्कोसिटी होगा तो थिकनेस बढ़ती जाएगी, उसके हवाले से थिकनेस को मेंटेन करता है। दे आल्सो मेंटेन आयोनिक बैलेंस इन द बॉडी फ्लूइड के अंदर आयोनिक बैलेंस को भी मेंटेन रखता है, क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह हैं, आयरन वगैरह है। द एरिथ्रोसाइट्स आल्सो प्ले ए वाइटल रोल इन वाटर साल्ट एक्सचेंज, वाटर साल्ट एक्सचेंज में भी हेल्प करता है रेड ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल्स WBCs और ल्यूकोसाइट्स
इनको कहा जाता है पुलिस ऑफ द सेल। डिफेंस मैकेनिज्म में अहम किरदार अदा करते हैं। क्या खसूसियात हैं? दे आर स्फेरिकल शेप, उनकी जो शेप है वो थोड़ा सा गोल मटोल है। दीज आर बिगर इन साइज रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल से बढ़कर इनकी साइज़ है, मतलब कि साइज़ में बड़े हुए हैं, ठीक है, बड़े हैं। इसी हवाले से जिनका साइज़ बड़ा होता है वो क्वांटिटी में कम होते हैं, जिनके साइज़ कम होता है तो वो क्वांटिटी में ज़्यादा होता है। दीज आर न्यूक्लिएटेड, इसका मतलब इनके अंदर न्यूक्लियस है, यूकेरियोट्स है। दीज आर सीन वाइट और कलरलेस, इनका वाइट ब्लड सेल से मुराद ये है कि ये वाइट इन कलर हैं या कोई कलर नहीं है, कोई हेमोग्लोबिन, कोई पिगमेंट नहीं है। नॉर्मल वैल्यू ये है कि भाई 5,000 से लेकर 10,000 तक है, लेकिन यहाँ पे 4,000 से लेकर 11,000 तक है। जो कुछ भी है लैब में दिया गया है, हर लैब के कि अपनी नॉर्मल रेंज है। डिक्रीज काउंट वैल्यू लोअर नॉर्मल लिमिट इज कॉल्ड ल्यूकोपिनिया। ल्यूकोपिनिया से मुराद ये है कि भाई WBC की क्वांटिटी बहुत कम है। क्यों? पेट्रोफिल डिपेंड करता है। इंक्रीज काउंट अबो नॉर्मल लिमिट इज कॉल्ड ल्यूकोसाइटोस। यहाँ पे साइटोसिस आ जाए, साइटोसिस, ठीक है, एरिथ्रोसाइटोसिस, पॉलीसाइटोसिस का मतलब फॉर्मेशन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उनके लिए क्लासिफिकेशन ऑफ WBC की क्लासिफिकेशन कैसे है, किस चीज़ पे डिपेंड करता है? द WBC सेल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस इन 2 ग्रुप्स। उनकी ज़ाहिरी सूरत कैसा है, उनकी शक्ल शबी कैसा है, उसी वजह से उनको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक ग्रेन्युलोसाइट्स, दूसरा ग्रेन्युलोसाइट। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? ग्रेन्युलोसाइट का आप देखो उनके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, जैसे कि दाने नमा, ठीक है, डाट होते हैं, तो वो ग्रेन्युलोसाइट है, यानी कि अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं है, ठीक है, डाट नहीं है, वो ए ग्रेन्युलोसाइट्स। याद रखिएगा, ग्रेन्युलोसाइट्स दे डिवाइड बाय प्रिज्म्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ न्यूक्लियर। उनके अंदर न्यूक्लियस वगैरह उस हवाले से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, एडिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, ठीक है। अच्छा, ल्यूकोसाइट्स का मतलब ये है कि WBCS, ठीक है, वाइट ब्लड सेल या WBC का अच्छा, इनको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है, दूसरा है ग्रेन्युलर। ग्रेन्युलोसाइट्स में 2 चीज़ें हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। और ग्रेन्युलर में बेसोफिल है, न्यूट्रोफिल है, एसिनोफिल है। याद रखिएगा, जब कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो लिम्फोसाइट्स अफेक्टेड होता है, ठीक है। कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो मोनोसाइट अफेक्टेड होते हैं, न्यूट्रोफिल अफेक्टेड होते हैं। और उसके अलावा एलर्जी की अगर कोई इन्फेक्शन है तो एजिनोफिल और बेसोफिल अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। फर्दर लिम्फोसाइट को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया, T सेल, B सेल, नेचुरल किलर, NK सेल जिनका नाम है। अच्छा, TB सेल्स का यही मतलब है कि जो सेल्स एंटीबॉडी बनाते हैं वो B सेल हैं, जो नहीं बनाते वो T सेल हैं। अब है न्यूट्रोफिल जो कि ग्रेन्युलर साइटोसिस है, ठीक है। फॉर्मेशन बोन मेरो, कहाँ पे होता है? बोन मेरो के अंदर। न्यूक्लियस है, बिल्कुल मल्टी सेगमेंटेड है। इनका जो कलर है पर्पल कलर, ये कि ये आप देख सकते हैं न्यूट्रोफिल वगैरह, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर है ग्रेन्यूल्स, नॉर्मल वैल्यू है 50 to 70%, मतलब ये है कि WBC का 70% जो कि न्यूट्रोफिल है। और याद रखना इसका काम क्या है? फेगोसाइटोसिस खतरनाक है भाई हर बैक्टीरिया के लिए। देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एनी फॉरेन मटीरियल दैट गेंस इनटू द बॉडी, स्पेशली माइक्रोब्स। कौन सा माइक्रोब्स? बैक्टीरिया के लिए है। अगर कोई बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आ जाता है तो ये अपना सांप जैसा अपना ज़िबा बाहर निकला हुआ होता है, जाके अगर कोई बैक्टीरिया मिले, कोई चीज़ मिले, उनका हड़प करके खत्म। दे रिमूव द वेस्ट मटीरियल सेल्स डाइवर्स, वही जो कि बैक्टीरिया खाता है तो उनको बाहर निकालता है, ठीक है। एसिनोफिल्स, ठीक है, मास्टर आ गया भाई एलर्जी के लिए। फॉर्मेशन बोन मेरो के अंदर, न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है, पर्पल कलर है, ठीक है। ये छोटी मोटी जो चीज़ें इन दोनों के अंदर आप डिफरेंस मालूम करते जाएं। साइटोप्लाज्म ग्रेन्युलर है, लाइट पिंक कलर है। ग्रेन्यूल्स मच फ्यूअर मच लार्जर, ठीक है, मच फ्यूअर मच लार्जर एंड पिंकिश देन न्यूट्रोफिल। जिनका साइज बड़ा हो, क्वांटिटी कम हो। क्वांटिटी कम का मतलब ये साइज बड़ा हो, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू 2 to 4% ऑफ द WBC है। फंक्शन काम क्या है? एलर्जिक टेंडेंसी, जहीं भी एलर्जी आ जाए, फ्लू हो गया, एलर्जिक हो गई, इचिंग हो गया, प्यूराइटिस हो गया, स्पेशली डर्माइटिस में, डर्मोलॉजी में इनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। खराश वगैरह हो जाता है या कोई कफ वगैरह के लिए। एजिनोफिल्स आर बिलीव्ड टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन मटीरियल, स्पेशली इन्वेजन बाय पैरासाइट्स। पैरासाइट का मतलब ये है कि भाई जैसे कि मलेरिया आ गया, टाइफाइड आ गया, उसी हवाले से जो कि फंजाई, बैक्टीरिया और वायरस के अलावा जो कि पैरासाइट्स हैं, लेकिन स्पेशली पैरासाइट तो कोई भी हो सकता है इसी हवाले से, ठीक है। अगर उनकी एंट्री हो रही है तो उनकी हवाले से उनको खा के ख़त्म कर देता है।
बेसोफिल्स फॉर्मेशन बोन मेरो न्यूक्लियस है स्लाइड लार्ज, वो बाइल ऑफ द एजनोफिल की जो न्यूक्लियस है वो बाइल ऑफ द, ठीक है। साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूल्स हैं ब्लू कलर, अच्छा देखिए पर्पल न्यूट्रोफिल पर्पल कलर था, एजनोफिल पिंक कलर था, जिससे कि साइटोप्लाज्म ऑफ दी बेसोफिल इज ब्लू कलर, बेसो मीन्स ब्लू कलर, ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। ग्रेन्यूल्स है मच फ्यूअर मच लार्जर एंड बेसोफिलिक दैन एजोफिल, वाह ज़बरदस्त। नॉर्मल मीन्स निगलिजिबल। फंक्शन क्या है, काज एलर्जिक टेंडेंसी, दोनों जो कि अगर इनकी वैल्यू बढ़ती हुई आपको देखें तो ये मतलब है कि एलर्जिक रिएक्शन है या एलर्जी कोई इन्फेक्शन वगैरह है। अब आगे ए ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है भाई। टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स विद लार्ज न्यूक्लियस एंड नो ग्रेन्यूल्स इन दियर साइड, इनका न्यूक्लियस तो बड़ा है लेकिन ग्रेन्यूल्स नहीं है, ठीक है। आइदर मोनोसाइट्स हो या लिम्फोसाइट्स, मेकअप 25 से लेकर 50% ऑफ ऑल ल्यूकोसाइट्स। दिस सेल क्लासिफाइड इनटू टू, एक मोनोसाइट है दूसरा लिम्फोसाइट। अच्छा इनकी एक अजीब व गरीब और खूसूसियत बात यह है कि ये वायरल इन्फेक्शन को पहचानने में हेल्प करता है, ठीक है। मोनोसाइट को मैक्रोफेज भी कहा जाता है जब वो टिश्यू के अंदर आ जाए तो, ठीक है। मोनोसाइट्स रेड बोन मेरो के अंदर, ठीक है। साइटोप्लाज्म ए ग्रेनुलर एंड ब्लू इन कलर, जो कि बेसोफिल का भी था। न्यूक्लियस किडनी शेप्ड, पर्पल एंड एक्सीडेंटली प्लेस्ड। नॉर्मल वैल्यू क्या है 4% से लेकर 8%। फंक्शन क्या है फेगोसाइटोस, जो कि न्यूक्लियस वाला काम था। दोनों में फ़र्क क्या है, क्योंकि वो फेगोसाइट्स करता था बैक्टीरिया को, ये फेगोसाइट्स करता है भाई वायरस को। लिम्फोसाइट ये वायरस है। लिम्फोसाइट्स हैव लार्ज न्यूक्लियाई एंड देयर आर टू फंक्शनल डिस्टिंक्ट शेप्स, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। टी वो है जिसके पास एंटीबॉडी नहीं है, बी वो है जिनके पास एंटीबॉडी है। They circulate in the blood and are present in great numbers in lymphatic tissues such as lymph nodes and spleen. And इसकी पोजीशन ज़्यादातर कहाँ पे है, जहाँ पे सर्कुलेशन है, चाहे ब्लड सर्कुलेशन हो या लिम्फ, लेकिन स्पेशली लिम्फ का है क्योंकि लिम्फ नोड्स और स्प्लीन की वजह से है, वहाँ पे इनकी ज़्यादातर पोजीशन है। फॉर्मेशन ग्रेटर लिम्फेटिक टिश्यू में ज़्यादातर बनता है, स्प्लीन और लिम्फ नोड्स में। दे डेवलप फ्रॉम हेमोसाइटोब्लास्ट स्टेम सेल रेड बोन मेरो then spread in blood through the lymphoid tissue, स्प्रेड होता है ब्लड और थ्रू लिम्फोइड टिश्यू के अंदर। साइटोप्लाज्म क्या है, ए ग्रेनुलर एंड बेसोफिलिक, वाह ज़बरदस्त। न्यूक्लियस राउंड और पर्पल, ठीक है, पर्पल याद रखिए न्यूट्रोफिल को। फंक्शन क्या है, किलिंग अ फॉरेन पार्टिकल प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी, बात आ गई। लेकिन एंटीबॉडी कौन सा, बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, टी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी नहीं बनाते भाई। अब आगे लिम्फोसाइट्स, ये था लिम्फोसाइट। अब बढ़ते हैं प्लेटिलेट के पास। प्लेटिलेट्स आर थ्रोम्बोसाइट्स, जिसका दूसरा तीसरा नाम क्या है भाई, थ्रोम्बोसाइट। दीज सेल्स आर फाउंड बाय द डिवीजन ऑफ मेगाकैरोसाइट्स। एक सवाल है आपसे, क्या प्लेटिलेट सेल्स हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल WBCS, ठीक है, वाइट ब्लड सेल, क्या प्लेटिलेट्स सेल्स हैं? नो, बिकॉज दे आर दी मेगाकैरोसाइट के टुकड़े हैं, ठीक है, उनके बच्चे हैं लेकिन खुद सेल नहीं है। दीज में भी स्पेरिकल हो सकता है, बॉल में स्पेरिकल हो, ओवल हो सकता है, रॉड और कोमा शेप में पेरेंट्स हो सकता है, मतलब कि डिफरेंट शेप्स के ये में एग्जिस्ट कर सकता है। दीज आर वेरी इन स्मॉल नंबर में, अच्छा साइज में स्मॉल है तो नंबर में ज़्यादा हो सकता है, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक है, ठीक है, सॉरी 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक है। द लाइफ स्पैन ऑफ प्लेट्स इज बिटवीन 8 to 11 डेज। अच्छा जो WBC की जो लाइफ स्पैन था वो कुछ आवर के अंदर है, घंटों के अंदर है, 7 से लेकर 8 घंटे के अंदर, मतलब कि वो खुद को ख़त्म करते हैं और खुद ही बंद जाते हैं। तो इनकी जो लाइफ स्पैन है 8 से लेकर 11 दिन तक, उनके बाद ख़त्म हो जाएंगे, फिर नए बनेंगे, फिर 8 से 11 तक फिर नए बनेंगे, फिर ख़त्म हो जाएंगे। दीज आर अबाउट 2 to 5 माइक्रोमीटर डायमीटर, उनकी जो डायमीटर है शायद ये 2 to 5 माइक्रोमीटर है। उनके अलावा ये न्यूक्लिएटेड है, और सॉरी नॉन न्यूक्लिएटेड। अब यहाँ सवाल है, जो कि सॉलिड पार्ट ऑफ जो कि ब्लड है उनमें से सिर्फ इस तरह WBC के पास न्यूक्लियस है, बाकी दोनों पास न्यूक्लियस नहीं है दोनों के पास। नॉर्मल वैल्यू क्या है, 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक इनकी जो कि क्वांटिटी है, ठीक है। डिक्रीज काउंट बेलो नॉर्मल वैल्यू इज कॉल्ड दी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अच्छा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की एक इंडिकेशन ये हो सकता है क्योंकि ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, ब्लीडिंग होगी तो क्लाटिंग फैक्टर तो है ही नहीं, तो क्लाटिंग तो नहीं होगा, ब्लीडिंग होगी तो उसका यही मतलब है कि भाई WBC सॉरी प्लेटलेट्स कम है।
इंक्रीज काउंट वैल्यू अबो अपन नॉर्मल लिमिट्स कॉल थ्रोम्बोसाइटोसिस, जहाँ विशेष आ जाएगा मतलब कि फॉर्मेशन बढ़ते जा रहा है। काम क्या है भाई, इट हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को क्लॉट करने में मदद करते हैं, एक्स्ट्रा ब्लड को रिलीज करने से गुरेज करते हैं। इट आल्सो हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ वेस्कुलर लाइनिंग, जाहिर सी बात है जो ब्लड वेसल के अंदर जो लाइनिंग्स हैं उनको रिपेयर करने मदद करता है, उनको मोटा करने मदद करता है ताकि ब्लड वार की तरफ जा ही ना सके। नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम ऑफ हेल्दी मैन इज 2 to 6 मिनट्स, ये नॉर्मल टाइम याद रखना। अच्छा, ये 8 मिनट की तरफ जा सकता। थ्रोम्बोसाइट्स की ये स्ट्रक्चर है, ठीक है भाई। तो क्लॉटिंग फैक्टर, ये क्लॉटिंग फैक्टर की लिस्ट है। नंबर 1 पे है फाइब्रोनोजिन, 2 पे है प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, 3 पे है भाई टिश्यू फैक्टर, नंबर 4 पे है कैल्शियम, 5 पे है लेबल फैक्टर जो कि प्रोसिलरिन है या एसिग्लोबुलिन है, और उनके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 7 स्टेबल फैक्टर, ठीक है, प्रोकन्वर्टिन है। क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 जो कि हेमोफिलिया में नहीं होती, उनकी जो कि असल हकीकत आप इंशाल्लाह आज को पता चल जाएगा कि क्या पोजीशन है, क्या सिचुएशन है। 8 जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो एंटी हेमोफिलिक है, उनके भी 2 टाइप्स हैं, ए और बी। अच्छा, दूसरा है क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 11, दूसरा उसका नाम क्या है भाई, क्रिसमस फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट एंटी हेमोफिलिक फैक्टर पीटीए। क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 10 स्टार्ट पावर फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 11 प्लाज्मा थर्मोप्लास्टिन एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 12 हैगमैन फैक्टर, और क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 13 इज फाइब्रिन स्टेबलाइज फैक्टर, ठीक है। तमाम से जो कि टोटल जितने भी थे क्लॉटिंग फैक्टर का नाम और उनका नंबर याद करके रखें। तो और इसको इस पीपीटी को इस स्लाइड पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल से जो हमारे जो टॉपिक होंगे वो कुछ फर्दर डिस्कशन होंगे। WBC के या CBC की सूरत में आपके लिए एक लेक्चर लेके आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।